नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, पर वह स्टेप्स इन हमलों के आगे नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार के पास अभी भी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक अर्थात सैन्य और असैन्य दोनों विकल्प बचे हुए हैं। आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर सरकार सैन्य और असैन्य विकल्प के माध्यम से पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 भारतीय इतिहास में काले दिन के फॉर्म में देखा जाएगा। 2008 में जब 26/11 हुआ था, उसके बाद यह पहला ऐसा घटनाक्रम है जहां पर आतंकियों ने आम लोगों को अपना निशाना बनाया है। और इस बार तो लोगों के धर्म पूछकर उनको मारा गया है। इसी वजह से आप पूरे देश में इस घटना के प्रति गुस्सा देखते जा रहे होंगे। उरी, पुलवामा या कुछ हाल के दिनों में हुई घटना थी जहां के बाद भारतीय सरकार ने कुछ छोटे स्टेप्स लिए थे, पर उसके बाद भी यह आतंकवादी घटनाएं रुकी नहीं। और इस बार तो आम लोगों को यहां पर उनके धर्म पूछकर गोलियां मार दी गई हैं। ऐसे में सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेप था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। अगर आप देखेंगे 1960 में यह ट्रीटी हुई थी, तो 1965, 1971, 1999, 2008 इन सब घटनाओं के बाद भी भारतीय सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। यहां तक कि उरी और पुलवामा के समय बातें उठी थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, पर उस समय भी सरकार ने इसको सस्पेंड नहीं किया। पर शायद अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि आम लोगों को यहां पर इस आतंकवादी घटना का शिकार होना पड़ा है। तो अब सरकार के ऊपर दबाव था कि वह ऐसे स्टेप ले जो कि दिखाई दे। लेकिन सीधी बात है ना, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड करने का इंपैक्ट आपको 4-5 साल बाद दिखाई देगा। यहां जनता को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए। भैया, हमें अभी तुम बदला लेके क्या दे रहे हो, हमें उनके सर कटे हुए देखने हैं। सीधी बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। दोस्तों, अब यहां पे जानते हैं आखिर सरकार के पास कौन कौन से विकल्प हैं जिसके माध्यम से वह पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। इसमें पहला है, सीज फायर समझौते को रद्द कर दिया जाए। भारतीय सरकार और पाकिस्तानी सरकार ने 2021 में सीज फायर समझौता किया था कि अब जो एलओसी है वहां पर गोलाबारी नहीं होगी। और आपने देखा कि कमोबेश हालात जो है वो काफी नियंत्रण में रहे थे। लेकिन फिर भी यदा कदा आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती थी, जिसके माध्यम से कई सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तो सरकार का यह सीज फायर हो सकता है कि बाउंड्री को यहां पर शांत रखा हो, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। ऐसे में पहलगाम में यह आतंकवादी घटना हुई है, तो अब सरकार के पास सबसे पहला स्टेप यह है कि वह सीज फायर को यहाँ पे खत्म करे। तुम्हारा यहाँ पर कोई सीज फायर नहीं है, और भारतीय सेना को सीधे एलओसी पे खड़ा किया जाए और वहां से कोशिश की जाए कि सारे आतंकवादियों को निपटा दिया जाए। पहला तो स्टेप यह है कि सीज फायर समझौते को रद्द कर दिया जाए। एक और है, आतंकवादी जितने शिविर हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। 2016 में जब उरी हमला हुआ था, 2019 में पुलवामा हुआ था, तो भारतीय सरकार ने आतंकवादी शिविरों को समाप्त किया था। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो कि लैंड रूट के थ्रू हुई थी, और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी शिविर थे उनको निपटाने का प्रयास किया गया था। क्योंकि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, यह सभी पीओके से ही ऑपरेट करते हैं। ऐसे में यह विकल्प हमारे पास है, क्या हम आतंकवादी शिविरों को यहां पर समाप्त कर सकते हैं? तो बात यह है कि आपने पहले भी यह प्रयास किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के थ्रू एयर स्ट्राइक करके आपने ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा है। कुछ समय बाद फिर से आतंकवादी वहां इकट्ठा होते हैं और फिर हमले शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जब पाकिस्तान की नींव में ही इंडिया का हेट्रेड लिखा हुआ है ना, तो वहां से आप यह छोटे छोटे शिविर खत्म करके नहीं काम ठीक कर सकते हैं। आपको उनके मूल को नाश करना पड़ेगा, उनके जड़ को यहां पर खत्म करना पड़ेगा। जितने वहां पे मदरसे बनाए गए हैं जो यही शिक्षा देते हैं कि आपको भारत जाके वहां पर आतंकवादी गतिविधियां करनी है, आप कितनों को मारोगे? अगर 30,000 मदरसों में से 100 भी बच्चे निकल रहे हैं जो इसी विचारधारा के हैं, तो आप कितनों को मार पाओगे? तो वो अगले 100 साल का हिसाब करके बैठे हुए हैं। तो आपको केवल आतंकवादी शिविरों को आप यहां समाप्त करके कुछ नहीं कर सकते। आपको पाकिस्तान के जड़ पर हमला करना पड़ेगा। एक और तरीका है टारगेटेड किलिंग। क्या उन लोगों को जो वांछित हैं उनको मारकर यह आप समाप्त कर सकते हैं? आप कितनों को मारोगे? यहां भी सवाल वही है ना, आप कितनों को मारोगे? हाफिज सईद को मार के आप क्या कर लो कि हाफिज सईद के पास जो ताकत है, वह ताकत हाफिज सईद की अपनी नहीं है। वह ताकत आती है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू। जब पाकिस्तानी आर्मी का चीफ ही यह बोलते पाया जाता है कि भाई
हम जो कश्मीर है वो हमारी गले की नस है। हम तो उसको कैसे भी लेकर रहेंगे। मर जाएँगे, लेकिन हम कश्मीर लेकर रहेंगे। जब आप सोचिए, जिस सेना के अंदर यह विचार हो, जो उसका हेड है, उसके अंदर यह विचार है, तो फिर ये आतंकवादी तो वो उनके द्वारा पोषित लोग हैं। तो यहां बात यह है कि टारगेटेड किलिंग करके आप हो सकता है कुछ दिनों के लिए माहौल को शांत रख पाएं, पर उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपको पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को यहां पर समाप्त करना पड़ेगा। उनको ऐसे झटके देने होंगे कि वह दोबारा सर उठाने की यहां पर हिम्मत न कर सके। एक और है कि पाकिस्तान कह रहा है कि वह शिमला समझौते को यहां पर रद्द करेगा। अब जब से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त किया है, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से गिदर भपकी लगातार आ रही है कि वह प्रयोग करेगा शिमला समझौते को भारत के खिलाफ, कि भैया अभी तक हमने यहाँ पे 1972 में साइन किया था इसको, लेकिन अब हम इसको नहीं मान रहे हैं। अब शिमला समझौता नहीं मानने का मतलब ये है कि एलओसी की जो बाध्यता भारत के ऊपर बनी हुई थी वह समाप्त हो जाएगी। भारत ने शिमला समझौते को यहाँ कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ही बोल रहा है, तो भारत के पास मौका है कि वह एलओसी में अटैक कर सकता है। अब कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि शिमला समझौते को यहां पर हम नहीं मान रहे हैं। तो एलओसी का मुद्दा भी यहां समाप्त होता है। अब एलओसी पे अटैक करके भारत उसको अपनी तरफ शामिल कर सकता है, क्योंकि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो एलओसी के माध्यम से ही होते हैं। तो एलओसी, गिलगिट और बाल्टिस्तान, अगर भारत इसको प्रयास करेगा अपने में जोड़ने का, तो इससे आतंकवादी गतिविधियों में काफी हद तक कमी आएगी। और पाकिस्तान की जो यह नस है ना, जिसको वो बहुत गरिमामय तरीके से देखता है, अगर हम पीओके को अपने मिला लेंगे तो पाकिस्तान की वह नस भी वहां कट जाएगी और पाकिस्तान केवल तड़पता हमको यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा एक और तरीका है कि हम जो हमारे पास परमाणु कैपेबिलिटी है, हम उसका प्रयोग करें। देखिए, न्यूक्लियर वॉर किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन हम उसके मुकाबले पाकिस्तान को यहां पर ट्रैप कर सकते हैं। मेरा कहना है कि हमने यूज किया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमें इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। भारत ने जब 1998 में परमाणु हथियार का परीक्षण किया, तो उसके बाद यह कहा कि भैया हम पहले इसका उपयोग नहीं करेंगे। और शायद इसका ही फायदा उठाता है पाकिस्तान, जो गीदड़ भपकी देता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है। और वो जानता है कि भारत फर्स्ट यूज पॉलिसी को लेकर चला, लेकिन भारत को अपनी इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को यहां समाप्त करके यह निर्णय देना पड़ेगा कि देखो, तुम बोल रहे हो यूज करने की, हम कहीं यूज न कर दें। अच्छा, पाकिस्तान के पास केवल लैंड के थ्रू ही जो है वो यूज कर पाता है परमाणु हथियार, लेकिन भारत विश्व के कुछ ही ऐसे देशों में जिनके पास तीनों, अर्थात एयर, लैंड और वाटर, इन तीनों में कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन की। विश्व में केवल चौथा देश, इसके अलावा अमेरिका, रूस और चाइना, इनके पास ये तीनों कैपेबिलिटी है और भारत इसका प्रयोग कर सकता है यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ। सीधा मतलब है कि भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को यहां पर सस्पेंड करना चाहिए। एक और तरीका है, वह है नौसैनिक नाकेबंदी करके, क्योंकि पाकिस्तान की जो नस है वो कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट के माध्यम से ही वह पूरे विश्व में ट्रेड करता है। और ऐसे में आप कराची पोर्ट की अगर नाकेबंदी कर दिए, अरबियन सी का वैसे भी शहंशाह भारत ही कहलाता है। इंडियन ओशन नाम पड़ा, आप यही समझिए ना, इंडियन ओशन नाम पड़ा है भारत पर। चीन भी इसको लेकर परेशान रहता है कि इंडियन ओशन नाम देने से इंडिया का नहीं हो जाएगा, लेकिन हर कोई जानता है कि इंडियन ओशन का मतलब ही भारत है और अरब सागर का किंग है भारत। रत्नाकर कहते हैं हम लोग अरब सागर को। तो ऐसे में भारत नाकेबंदी कर सकता है। अगर हम भारत की नौसैनिक क्षमता को देखें ना, तो केवल अमेरिका और चीन ही भारत के नौसैनिक क्षमता के आगे टिक सकते हैं। उसके अलावा विश्व का कोई भी देश भारत के नौसैनिक के आगे नहीं टिक सकता है। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है। अगर हम कैरियर्स की बात करें ना, तो इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे कैरियर्स हैं। अब आप समझिए, 18 सबमरीन हैं और न्यूक्लियर वेपन सबके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का नौसैनिक कितना ही ज्यादा इस समय खतरनाक स्थिति में है कि पाकिस्तान की नाकेबंदी अगर उसने कर ली, तो पाकिस्तान एक तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाए, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो वो बलूचिस्तान में है और उसका नियंत्रण तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। बीएलए ने एक तरीके से बलूचिस्तान को अपने नियंत्रण में कर लिया। आप समझिए ना, ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है सीपेक के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। चाइना के जितने भी लोग हैं वहां जाते हैं, उनको बीएलए मार के भगा देते हैं, पाकिस्तानी आर्मी वहां कुछ नहीं कर पा रही है। भाई, पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कह चुके हैं कि भैया बलूचिस्तान के कई सारे एरिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ग्वादर पोर्ट से तो वो कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे में कराची पोर्ट ही उनकी नस है। अगर उस नस को यहां पर दबा दिया गया, तो पाकिस्तान का खात्मा मान लीजिए यहां पर पूरे तरीके से हो जाना है।
इसके अलावा भारत के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनका उपयोग वह कर सकता है। पृथ्वी, अग्नि जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो भारतीय क्षेत्र में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर टारगेट साध सकती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इन मिसाइलों का भी प्रयोग करें। इन मिसाइलों के प्रयोग के माध्यम से पाकिस्तान की उन नसों को भी काट सकते हैं जिसके माध्यम से वो बहुत उछलता है। वैसे भी पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी पंजाब है। जितने भी उनके आर्मी नेता, यह सब कुछ वहीं से आता है। अगर आपने पंजाब को समाप्त कर दिया तो पाकिस्तान अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है पूर्ण सैनिक अभियान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के बाद से कोई डिक्लेयर्ड वॉर नहीं हुआ है। 1999 में भी डिक्लेयर्ड वॉर उस तरीके से नहीं था। पूर्ण सैनिक अभियान वैसा नहीं था। वहां पर भी भारतीय सरकार ने पाकिस्तानियों को मार के भगाया था, लेकिन एलओसी पार नहीं किया था। इस बार हमारे पास मौका है कि हम पूर्ण सैनिक अभियान यहां पर छेड़ दें और फिर हम एलओसी को भी अपने कैप्चर में यहां कर सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए पूर्ण सैनिक अभियान, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान की आर्थिक, सामरिक इन सब नीतियों को यहां समाप्त करना होगा। तब पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाएगा कि आप उसको इजीली हरा सकते हैं। एक और बात है, पाकिस्तान इस समय वैसे भी अलग-थलग हमको दिखाई दे रहा है। कोई भी उसको सपोर्ट करने यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ तक कि जिसके दम पर वह उछलता है चीन, वह चीन भी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसके खिलाफ बोल चुका है कि यह एक ऐसा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी हम पूरी तरीके से खिलाफत करते हैं। तो बात स्पष्ट है, चीन का भी सपोर्ट इसमें पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। और मिले भी क्यों? चीन ने इतना पैसा लगाया पाकिस्तान में, उसको मिला क्या? उसको मिला केवल वहां पर आतंकवादी हमला। सीपेक के माध्यम से वह चाह रहा था कि बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको इनेबल कर सके, पर सीपेक इतना असफल साबित हुआ है कि आज 4 साल हो गए लेकिन वह कुछ भी इसमें नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका है सीपेक की वजह से। ग्वादर पोर्ट कहीं चाइना दिन कैप्चर न कर ले, लेकिन बीएलए ने उसको अपने कंट्रोल में किया हुआ, तो चाइना भी वहां कुछ नहीं कर पा रहा है। या कुछ 8 ऐसे विकल्प जिनका प्रयोग यहां पर भारत कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर इन विकल्पों में से कोई भी एक भारत ने यूज किया तो पाकिस्तान की कमर टूट ही जानी है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे इस और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।